सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित असम राइफल के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा जी, जनरल बिपिन रावत फाउंडेशन के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल सेवानिवृत्त CRKS भदौरिया जी, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड श्री राजेश भंडारी जी, जनरल रावत की सुपुत्री श्रीमती कृतिका रावत जी, सुश्री ताजजी रावत जी, सैनिक स्कूल गोरखपुर के प्रधानाचार्य श्री DS चौहान जी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, सैनिक स्कूल परिवार से जुड़े हुए सभी यहाँ के शिक्षकगण, सैन्य अधिकारीगण और सैनिक स्कूल के हमारे सभी कैडेट्स, उपस्थित अन्य बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की पूर्ण स्मृति को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति है कि हमने आज उनकी स्मृति को इस सैनिक स्कूल के साथ जोड़ा है और सैनिक स्कूल का ये दायित्व है कि प्रतिवर्ष 8 दिसंबर की तिथि को जनरल रावत और उनके साथ जिन्होंने शहादत को प्राप्त किया, उन सभी के स्मृति दिवस को यहां पर आयोजित करके हमारे कैडेट्स के मन में राष्ट्रभक्ति और जीवन के उच्च आदर्शों के प्रति एक नई प्रेरणा दिवस के रूप में इस दिवस को यहां पर आयोजित करें। मैं धन्यवाद दूंगा जनरल बिपिन रावत फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को और खासतौर पर श्री मंजीत नेगी जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने लगातार जनरल रावत की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने उनके योगदान को स्मरणीय बनाए रखने के लिए लगातार इन कार्यक्रमों का आयोजन अलग अलग स्थानों पर यह फाउंडेशन कर रहा है। भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च
पद पर आसीन रहने के बावजूद भारत की सेना में सबसे बड़े रिफॉर्मर के रूप में कार्य करने के बावजूद भारत के कई महत्वपूर्ण सैन्य ऑपरेशन को उनके नेतृत्व में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बावजूद जब जनरल रावत से कभी मुलाकात होती थी, वही सहजता, वही सरलता, हृदय को छू लेने वाली एक भावनात्मक लगाव, लेकिन मातृभूमि के प्रति उतना ही समर्पण का भाव, ये बहुत कम देखने को मिलता है। मैंने उन्हें गोरखपुर में गोरखपीठ के द्वारा संचालित संस्थाओं के एक समारोह में आमंत्रित किया था और कितनी सहजता सरलता थी, बच्चों के प्रति कितनी उदारता थी, कितनी संवेदनशीलता थी, लेकिन मातृभूमि के प्रति उतना ही समर्पण और देश के दुश्मनों से निपटने की उतनी दृढ़ इच्छा शक्ति उनके अंतःकरण में भी देखने को मिलती थी। जब कहीं भी उनसे मुलाकात होती थी, उत्तराखंड के कुछ कार्यक्रमों में मुझे उस दौरान जाने का अवसर मिला था जिसमें जनरल बिपिन रावत जी मौजूद थे, या दिल्ली के किसी समारोह में कभी मुलाकात होती थी, या फिर कभी उनका लखनऊ में आगमन होता था, तो हमेशा देवभूमि उत्तराखंड का भाव जो राष्ट्र के प्रति एक नई प्रेरणा देता है, वह उनके मन में सदैव रहती थी और वह अन्यों के लिए प्रेरणा बनती थी। भारत माता के ऐसे महान योद्धा को स्मरण करना हर भारतवासी का दायित्व होना चाहिए और उनकी स्मृति को सैनिक स्कूल के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकें, इस उद्देश्य से आज उनकी प्रतिमा और उनकी स्मृति में बने हुए सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मुझे उनको स्मरण करने, उनकी स्मृतियों को नमन करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए सैनिक स्कूल परिवार के साथ ही फाउंडेशन को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। श्रीमद् भगवद गीता का यह मंत्र जिसके बारे में श्री मंजीत नेगी जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी, वे अक्सर इस बात को कहते थे और हर व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित भी करते थे कि हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीन। यानी अगर युद्ध भूमि में शहीद हो जाओगे, बलिदान हो जाओगे, तो स्वर्ग का उपभोग करोगे, जीतोगे तो धरती का राज करोगे, या एक सैनिक के साथ साथ हर नागरिक पर बराबर लागू होता है। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारतवासियों का आह्वान किन मुद्दों पर किया था। उन्होंने एक ही बात कही थी कि 2022 में भारत अपनी आजादी का 75 वर्ष पूरा कर रहा था। तब उन्होंने कहा था
उन्होंने कहा हमें 100 वर्षों की एक कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। यह देश जब अपनी शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तब कैसा भारत चाहिए? क्या कोई सच्चा भारतीय ऐसा होगा जो असुरक्षित भारत चाहता होगा, कमजोर भारत चाहता होगा, गरीब भारत चाहता होगा? नहीं, एक सच्चा भारतीय वो होगा जो चाहता होगा कि मेरा देश आत्मनिर्भर हो, मेरा देश विकसित भारत हो, मेरा देश सुरक्षित भारत हो। अगर सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत की संकल्पना को पूरा करना है तो इसके लिए क्या करना है? उन्होंने कहा 5 प्रण हर व्यक्ति को मानने पड़ेंगे, अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये 5 प्रण हर भारतवासी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहे। पहला, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति। हम भारत के अंदर भारत के दैवीय महापुरुषों का सम्मान करते हैं, भारत के वीर सैनिकों का सम्मान करते हैं, भारत के महापुरुषों का जिन्होंने देश की आजादी के लिए विदेशी आक्रांताओं के हमलों का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त किया था, उन सबका सम्मान करते हैं। हम राम की परंपरा पर, कृष्ण की परंपरा पर, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हैं। हर भारतवासी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सम्मान देता है, उन महापुरुषों को सम्मान देता है जिन्होंने मातृभूमि के लिए कुछ योगदान दिया है। ये हमारी विरासत है। विरासत को नजरअंदाज करके कोई समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता, प्रगति नहीं कर सकता। असमंजस की स्थिति हमारे सामने नहीं होनी चाहिए, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा प्रण उन्होंने भारतवासियों के लिए किया था, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना। यह मान करके हम चलते हैं कि जो विदेशी है वो अच्छा है, जो हमारा है वो अच्छा नहीं। ये गुलामी की मानसिकता है। हमारे पास सब कुछ है, नहीं होगा हम पैदा करेंगे, हम उसको बनाएंगे। हम विदेशों पर निर्भरता समाप्त करेंगे, अपने बल पर खड़े करेंगे अपने देश को। यह भाव हर भारतीय के मन में होना चाहिए और उत्तर प्रदेश देश आज उस दिशा में आगे बढ़ा है। हम उन बातों को आत्मसात करें, उस दिशा में आगे बढ़ें। हम सिकंदर को क्यों महान कहें? हम महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, पृथ्वीराज चौहान को, जनरल बिपिन रावत को महान क्यों नहीं कहते? भारत के अंदर परमवीर चक्र विजेता जो हमारे वीर सैनिक रहे हैं, हमारे लिए वे महान हैं। हमारे लिए विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने इतिहास में छेड़छाड़ करके विदेशी आक्रांताओं को महान बनाने का कुत्सित प्रयास किया है, ये गुलामी की मानसिकता है। उस गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह त्यागना होगा। विदेशी वस्तुओं को अच्छा बनाने वाले और भारत के कारीगरों को, श्रमिकों की मेहनत को अपमान करने वाली गुलामी की मानसिकता से ग्रसित है। हमें उस मानसिकता से उभरना पड़ेगा। तीसरा प्रण प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी के लिए कहा था, अपनी सेना के प्रति मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस हम
का सम्मान करें। उनके बलिदान को नमन करें। हम चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि हमारा सैनिक सीमाओं की रक्षा कर रहा है। हमारा अर्धसैनिक बलों के जवान लगातार पेट्रोलिंग में हैं। हमारा पुलिस का जवान मेहनत करता है। एक व्यक्ति की गलती से पूरी फोर्स, पूरी संस्था खराब नहीं हो जाती। उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर भारतवासी के मन में होना चाहिए। आज ये वही प्रण है जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत के इस प्रण को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी से कहा है। अपने वीर सैनिकों और उनके साथ जिन्होंने शहादत को प्राप्त किया, उन सब के प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ आज हम सब सैनिक स्कूल गोरखपुर में एकत्र हुए हैं। उनका स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं। चौथा प्रण जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वह है सामाजिक एकता पर बल, समाज को जोड़ना। तोड़ने के लिए तो बहुत लोग हैं। कोई जाति के नाम पे तोड़ रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे तोड़ रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, तमाम अन्य वादों के आधार पर। और जितने भी तोड़क तत्व हैं, जब ये सत्ता में आते हैं केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं। अपने परिवार की प्रॉपर्टी विदेश में बनाते हैं। कोई विदेश में होटल खरीदता है, कोई द्वीप खरीदता है, देश का पैसा वहां जाता है, भारत को दलिद्र करने के सारे षड्यंत्र करते हैं, देश को विभाजित करने का पाप करते हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने की देश के अंदर किया था। हमें ऐसे तत्वों से सावधान और सतर्क रहना होगा। एक तात्कालिक लॉलीपॉप से समाज का कल्याण नहीं होने वाला है, देश का कल्याण नहीं होने वाला है। देश का कल्याण तब होगा जब समाज में एकता होगी, कोई भेदभाव नहीं। हम सब भारतीय होने के नाते एक हैं। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से पूछा गया था एक बार, क्या आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं, उन्होंने पूछा आपका प्रश्न किस संदर्भ में है। उन्होंने कहा था मेरा संदर्भ इस बात को लेकर के है क्योंकि उस समय कुछ जगह जातीय आंदोलन चल रहे थे और कुछ जगह क्षेत्रीय आंदोलन चल रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, हम हर भारतवासी का दायित्व बनता है, हम पहले भी और अंत में भी हमारी पहचान एक भारतीय के रूप में होनी चाहिए। और मैं फिर कहूंगा आपसे भी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर इस बात को कह सकते हैं, ये कहते हैं कि भारत के संविधान के शिल्पी हैं, तो हम सबका भी दायित्व बनता है बिना भेदभाव के एक समरस समाज की स्थापना करके जो भी अपने आप को भारतीय बोलने में गौरव की अनुभूति करता है वह हमारा है, और जिसको भारतीय बोलने में गौरव की अनुभूति नहीं होती है वही पराया है। उसको बोलना चाहिए वहीं जाओ जहां आपको अपना सब कुछ मिले। और पांचवा जो हर नागरिक के लिए आवश्यक है वह है नागरिक कर्तव्य। आजादी के बाद देश के अंदर क्या हुआ? हमने अधिकारों के संरक्षण की बात तो की लेकिन कर्तव्यों की बात नहीं की। और आज मुझे स्मरण है, मैंने एक बार जनरल रावत से पूछा, मैंने कहा जनरल साहब मुझे बात बताइए कि आपने देश के अंदर
सेना का मोर्चा विपरीत परिस्थितियों में उन क्षेत्रों में भी लिया है जहां पर सामान्य दिनों में टेम्परेचर -20, -40 तक होता है, यानी जमा देने वाली। कैसे वहां कार्य होता है? उन्होंने मुझसे गीता का एक श्लोक बोला। उन्होंने कहा, योगी जी, इसका रहस्य है योग कर्मसु कौशलम। मैंने कहा, क्या मतलब? उन्होंने कहा, इसका मतलब ये है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कार्य करते रहो, मेहनत। तो मैंने कहा, उसमें क्या करते हैं? क्योंकि सामने तो दुश्मन की ठिकाने होते हैं। उन्होंने कहा, उसमें भी हम कोई कार्य मिले, ठीक नहीं मिलता है तो पहले खाई खोदते हैं, फिर उसको पाटते हैं, फिर खोदते हैं, जिससे व्यक्ति ऊर्जावान, उसकी ऊर्जा बनी रहे और खून जमने न पाए। ये कर्म की प्रेरणा, निष्काम, ये हमारे कर्तव्यों के साथ हमें जोड़ती है। याद रखना, देश महान वही हुआ है जिस देश का नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होता है। और देश कभी महान नहीं हो सकता जहां पे अधिकारों का संघर्ष हो और जो नारे लगते हैं ना कि मेरी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, ये हमारा नारा नहीं हो सकता। याद रखना, ये ट्रेड यूनियन जहां भी विकसित हुआ है, नष्ट कर दिया। गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर कारखाना चल रहा है ना, 1990 के पहले ऐसे ही चलता था। उन्नीस सौ 1990 में बंद हो गया था। उन्नीस सौ 1980 के दशक में इसमें एक बीमारी घुसी थी, यही कि हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। और वह दीमक की तरह इतना खोखला इसको बना दिया कि 1990 में एक बार बंद हुआ, हमेशा के लिए बंद हो गया। अब सोचो, इस कारखाने को लगाने के लिए मुझे 1996 से लेकर के 16 तक 20 वर्षों तक लगातार संघर्ष करना पड़ा था। लगातार 20 वर्षों तक संघर्ष किया था। सड़क से संसद तक की लड़ाई लगातार करता रहा और तब 16 में बना। आप मुझे बताओ, आज कारखाना भी चल गया, पहले से तीन गुनी क्षमता पे चल रहा है कारखाना, नया कारखाना, नई टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग यहां पे स्थापित करवाए। और अगर कारखाना बना है तो फर्टिलाइजर कारखाने के साथ ही सैनिक स्कूल भी बन गया है। सैनिक स्कूल, कितने शानदार सैनिक स्कूल का प्रांगण है। सैनिक स्कूल के कार्यक्रम में, जब इसके उद्घाटन कार्यक्रम में हमने तत्कालीन उपराष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया था और मेरी इच्छा थी, मैंने 19 में जब सैनिक स्कूल के बारे में कार्यक्रम आगे बढ़ाया था तो 20 में इस पर चर्चा करने के लिए ही मैंने एक बार जनरल बिपिन रावत जी के साथ में बैठा था। उन्होंने एक परिकल्पना दी थी, इस रूप में बने, अच्छा होना चाहिए। और मेरी इच्छा थी कि इसके उद्घाटन कार्यक्रम में वो आए, लेकिन देवयोग से हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनकी उपस्थिति, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, वो अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। आज सैनिक स्कूल में उनकी प्रतिमा, यहां का आर्किटेक्चर, यहां का उनकी स्मृति को और उनकी जीवंतता को, उनकी अजर और उनकी अमरता को हम सबकी स्मृति में सदैव बनाए रखेगी। और इस दृष्टि से जब मेरे मन में बात आई, उस समय उपराष्ट्रपति जी ने भी इस बात, क्योंकि वह सैनिक स्कूल के पूर्व प्रोडक्ट थे, तो मैंने उनको उस समय आमंत्रित किया था। वो आए थे, उन्होंने हाथ देखा, उन्होंने कहा, साहब मैं तो देश भर के कई सैनिक स्कूलों में जा चुका हूं,
और मैंने देखा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो भी बच्चे इस सैनिक स्कूल में यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, यहाँ आएंगे, जिनका सिलेक्शन यहाँ के लिए होगा, वह बहुत अच्छे ढंग से यहाँ से शिक्षा भी ग्रहण करेंगे और यहाँ के प्रशिक्षण के साथ भी जुड़ेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हमने इसको खुली आवासीय सैनिक स्कूल के रूप में इस विद्यालय को यहाँ पर बालक और बालिकाओं के लिए, देश के अंदर सैनिक स्कूलों में बालिकाओं के लिए भी आरक्षण हो, ये मैंने लखनऊ सैनिक स्कूल से प्रारंभ किया था सन 2018 में। और यहाँ पर हम लोगों ने बालिकाओं के लिए भी अलग से छात्रावास बनाए हैं, बालकों के लिए भी बनाए हैं। खेल और अभ्यास के लिए यहाँ पर अत्याधुनिक शूटिंग रेंज भी है, स्विमिंग पूल भी है, घुड़सवारी के लिए भी है, योग कक्ष भी है, मल्टीपर्पज हॉल भी है। यहाँ पे इनके पास अच्छी साइंस लैब्स हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, और यहाँ पर वर्तमान में यहाँ पे जो बच्चे हैं इस स्कूल में वर्तमान में 75 छात्राएं और 235 छात्र, 310 छात्र छात्राएं कैडेट्स के रूप में यहाँ पर अध्ययन कर रही हैं, प्रशिक्षण ले रही हैं। अभी पिछले दिनों जब देश की माननीय राष्ट्रपति जी गोरखपुर भ्रमण में आई थी, उन्होंने गोरखपुर के अंदर कई कार्यक्रमों में भाग लिया था और सड़क मार्ग से चली थी।